और एक होता है एब्सोल्यूट राइट। देखिए अभी आगे अपन पढ़ेंगे इस तरीके के ट्रांजैक्शन। ए ने बी को ट्रांसफर किया है फॉर लाइफ, उसके जीवन काल के लिए। उसके बाद सी को ट्रांसफर किया है कैसा, एब्सोल्यूट। एक्स नाम की प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर की आजीवन काल के लिए। या आप इस तरीके के ट्रांजेक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। तो फॉर लाइफ का पहली बात तो क्या ऐसा ट्रांसफर भी हो सकता है कि हम किसी को तो जीवन काल के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, और उसके बाद उसके जीवन के बाद हम किसी और को दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है, ऐसा ट्रांसफर हो सकता है। अब हमने यहाँ पे क्या दिया, अब यहाँ पता चल रहा है आपको कन्वे वर्ड क्यों लिखा गया। नहीं तो हम यहाँ ओनरशिप ही लिख देते ना, क्योंकि एक को ओनरशिप दे दी फिर दूसरे को कैसे देगा वो। इसी ट्रांजेक्शन के जरिए ए नाम का व्यक्ति दो लोगों को अधिकार दे रहा है, एक को तो सीमित अधिकार दे रहा है आजीवन काल के लिए, और उसके बाद सी को एब्सोल्यूट दे रहा है यानी पूर्ण अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ, ए ये चाह रहा है कि बी जब तक जीवित रहे, मतलब समझ लीजिए ये एक व्यक्ति है और बी इसकी पत्नी है, वो ये कह रहा है जब तक मेरी पत्नी जीवित रहेगी इस संपत्ति का इस्तेमाल वो कर सकती है, यूज कर सकती है। ठीक है, फॉर लाइफ, तो जब तक जीवित रहेगी ये संपत्ति का अधिकार इसके पास है, पोजेशन इसके पास है। लेकिन फॉर लाइफ का मतलब लिमिटेड राइट हो गया, ये अपने आजीवन काल में उस संपत्ति को बेच नहीं सकती, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट राइट तो दिया ही नहीं, इसको तो सिर्फ सीमित अधिकार दिया है। आप अपने आजीवन काल तक इसका इस्तेमाल करोगे जीवन में, जब तक आपकी लाइफ है। उसके बाद इस संपत्ति का अधिकार किसके पास जाना है, सी जो इसका बेटा है, एब्सोल्युटली राइट इसके पास चला जाएगा। जब तक ये जीवित रहेगी तब तक इस्तेमाल करेगी, फिर एब्सोल्युटली राइट चला गया सी के पास। तो इसका राइट फॉर लाइफ, बी का राइट कैसा है, सीमित। अगर ये बी कहती है कि मैं अपने राइट को क्या कर रही हूं, नहीं चाहिए मुझे, छोड़ो, आपने तो दिया मैंने लिया नहीं, सरेंडर कर दिया, किसके फेवर में कर दिया इसने, ऑब्वियसली जिसको एब्सोल्यूट दिया था। मैं जीते जी अपना इंतजाम कुछ कर लूंगी, आप ये प्रॉपर्टी ले लो, फॉर लाइफ मुझे जो अधिकार दिया था मुझे नहीं चाहिए। अब ये वैसे भी इसी का था एब्सोल्युटली, और फॉर लाइफ के जो लिमिटेड राइट थे ये बी ने सी को दे दिए। क्या ये ट्रांसफर कहलाएगा, क्या ये कहलाएगा कि बी ने सी को ट्रांसफर किया, नहीं, ये सरेंडर कर दिया, क्योंकि अधिकारी तो था ये पूर्ण रूप से, इसे इसे बस मिलना बाद में था, बी के बाद मिलना इसको ही था। तो ये बी से सी को जो कन्वे किया गया है ये ट्रांसफर नहीं है, ये धारा 5 की परिभाषा में नहीं आएगा। समझ में आई आपको बात कैसे हुआ ये। यस मैम। चलिए अब लिखिए फिफ्थ पॉइंट, ईजमेंट। ईजमेंट के बारे में आप नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ने वाले हो। ईजमेंट एक्ट अलग से भी है आपका 1882 का। ईजमेंट एक्ट में काफी सारी चीजें आपको ईजमेंट से रिलेटेड पढ़ने को मिलेंगी। टीपी में भी ईजमेंट की बात आएगी, इससे जुड़ा हुआ है। आपने एलएलबी का जब भी पेपर दिया है तो आपके जो पेपर्स हैं अटैच होके ही आते हैं, टीपी प्लस लिमिटेड ये जो ईजमेंट है वो साथ में आता है। लेकिन अब मैं तो अनफॉर्चुनेटली कहूंगी सिलेबस को हटा दिया, आपके लिए फॉर्चुनेट है ये कि एक सब्जेक्ट कम हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज इसकी भी होनी चाहिए थी। तो ईजमेंट अभी आपके आरजीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि टीपी में इसके बारे में भी सवाल आपके आते हैं। तो जब मेरे पास ये एक्स प्रॉपर्टी, सपोज ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी पे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या दिया है, रेंट पे दिया है। इसकी जो यहाँ इन फ्लोर्स पे जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं वो मेरे मकान के अंदर से ही होके जा रही हैं, बाहर से अलग से कोई रास्ता नहीं है, उस मकान के अंदर से ही होके जा रही हैं। अब मैंने किराए पे दिया है मकान किसको, एक प्रियंका जी को, और एक ये इनका पीजी वीजी समझ में नहीं आया इनको, तो इन्होंने कहा मैडम आपके घर पे फर्स्ट फ्लोर वाला जो है वो हमें दे दीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फला फला किराया लगेगा। अब जब ये अपना सारा लगेज उठा के आए तो मैंने कहा भाई कहाँ आप, बोले अंदर जा रहा है मैम ऊपर। मैंने कहा भाई मेरे मकान के अंदर से एंट्री नहीं है, यू आर अ ट्रेस पर्सन, तो हम अंदर कैसे आए, सीढ़ियां तो मैंने कहा मेरी है, मैंने सीढ़ियां तो दी नहीं है आपको, तो लेकिन ये जाए कैसे उस मकान में ऊपर, पैराशूट ले आओ।
वैसे ही आओ जाओ, मैं तो नहीं देती अधिकार, आपको देना पड़ेगा ना। ये कौन सा राइट कहलाएगा? संपत्ति तो मेरी है एक्स ग्राउंड फ्लोर पे जो है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको कन्वे नहीं की है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ आपकी जो संपत्ति आपको जो दी है, वहां पे आप अपनी संपत्ति का इस्तेमाल ही केवल तब कर सकते हो जबकि आपने मेरी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई उस सीढ़ी का इस्तेमाल किया। तो ये आपका राइट उस जो हो गया उन स्टेयर्स को यूज करने का, क्योंकि आप टेनेंट हो गए मेरे, तो आपका राइट हो गया कि भाई उन सीढ़ियों पे से आने जाने का आपका अधिकार हो गया। तो ये आपका अधिकार कौन सा राइट कहलाया? आपका सुखाधिकार, ईजमेंट, दूसरे की भूमि को प्रयोग करने का अधिकार, ताकि हम अपनी भूमि का अपनी प्रॉपर्टी का सही से इस्तेमाल करें। क्या आप इसे ट्रांसफर कर सकती हैं? मीरा जी कहती है मैडम आपने कहा था ना ये स्टेयर्स का यूज हम कर सकते हैं, हम इस जगह पे रहते हैं, तो इसको आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और, किसी भी पर्पज से किया, तो स्टेयर्स को आपने ट्रांसफर किया क्योंकि आपको मैंने ट्रांसफर किया था। तो जो आपको मैंने ट्रांसफर किया, कन्वे किया, तो जो टेनेंट के पास है वो अगर किसी दूसरे को सब टेनेंट बना रहा है या यूज कर रहा है तो वो कर सकता है। तो अब यहाँ पे ईजमेंट में ये कर रहा है, कर सकता है कि ईजमेंट ट्रांसफर केवल हो जाए, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जो आपको ईजमेंट का राइट मिला हुआ है, क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? नो ये मैम। नहीं हो। सेक्शन 6 में आप पढ़ने वाले हो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। वहां आप इस बात को भी पढ़ने वाले हो कि ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा, ये ट्रांसफर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है। अब हमने दिया किसी पर्टिकुलर पर्पस से इस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर वालों को दिया, तो ये ट्रांसफर कहलाएगा क्या? कि मैंने आपको कन्वे की प्रॉपर्टी, मैंने आपको किराए के लिए रहने के लिए दी, वो तो कन्वे था, लेकिन क्या ईजमेंट आएगा उस डेफिनेशन में? वो नहीं आएगा। अगला पॉइंट लिखा है आपने चार्ज, मैं इसमें कोई केस नहीं लिखवा रही हूँ, जहां जहां मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वहां मैंने आपको लिखवाना है। तो ये अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है चार्ज, जो कि ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। तो चार्ज हमें समझना है कि होता क्या है। चार्ज होता है किसी इमूवेबल अचल संपत्ति के साथ जुड़ा हुआ एनेक्स लायबिलिटीज। हमारी एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, इसके साथ जोड़ दिया, प्लस कर दिया हमने क्या? लायबिलिटीज। दायित्वों को जब जोड़ दिया जाता है किसी अचल संपत्ति के साथ, तो वो क्या कहलाता है? उस संपत्ति पर ये हो गया भार, ये एक तरीके का भार डाल दिया। लीगल लैंग्वेज भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप ये जब शब्द पढ़ते हैं ना, आपको कई सारे शब्दों में मतलब आपको लगता होगा कि हाँ ये तो शब्द अपने आप ही अर्थ बता रहा है। बड़ा खूबसूरत शब्द इसने भी यहाँ पे दिया है इसको, भार। वैसे तो प्रॉपर्टी फ्री थी, लेकिन अब हमने उसके साथ दायित्व जोड़ दिया। जैसे मॉमडन लॉ की मामले की बात करते हैं, जहां एक व्यक्ति अपने एक मैरिज हो रही है, दो चाइल्ड मैरिज है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों के फादर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है? दोनों के फादर्स। थोड़ा सा बोर्ड की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की मैरिज जब हो रही है तो ये माइनर है, और ये मॉमडन लॉ का मामला है, तो जिसमें कि खर्चाए पानदान, मेहर, इस तरीके की रकम का डिसाइड हो रहा है। सपोज खर्चाए पानदान का डिसाइड हो रहा है, तो ये बॉय के जो फादर है ये गर्ल के फादर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। और क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरी एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, इसका आता है किराया, ये किराया आता है 25,000 रुपए हर महीने। ये पैसा मैं किसको दूंगा? अपनी डॉटर इन लॉ को दूंगा। खर्चा पानदान के रूप में मैं अपनी डॉटर इन लॉ को हर महीने ये 25,000 दूंगा। ये कौन सा 25,000 है? मेरी एक एक्स नाम की प्रॉपर्टी है, उसका किराया आता है। ये उसको स्वामी नहीं बना रहा, ओनर नहीं बना रहा उस प्रॉपर्टी का, ये तो कह रहा है इसका किराया मैं इसको दूंगा। किस रूप में दूंगा? खर्चा पानदान की रकम के रूप में, जो इनमें दी जाती है वो रकम मैं अपनी बहू को दूंगा। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन? दोनों फादर्स, बॉय और गर्ल नहीं। लेटर ऑन अगर इस डॉटर इन लॉ को यानी इस लड़की को ये रकम नहीं देते इसके ससुर जी, तो क्या ये रकम के लिए वाद दायर कर सकती है? आंसर इज यस।
ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी, इन द रेफरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट इसके बेनिफिट के लिए बनाया गया था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में बात हुई। अब हम जहां बात करें चार्ज क्या है, इस एक्स नाम की प्रॉपर्टी का रेंट किसको दिया जाएगा, उस लड़की को दिया जाएगा। तो अब वैसे तो एक्स नाम की प्रॉपर्टी का होल सोल मालिक ये व्यक्ति हो रहे हैं, फादर इन लॉ। अब इन्होंने जैसे ही शब्द निकाल दिया मुंह से कि इसका हकदार, इस किराए का हकदार कोई दूसरा व्यक्ति है, ये कहते हैं इस प्रॉपर्टी पर इन्होंने क्या क्रिएट कर लिया है, भार, चार्ज। यानी इन्होंने क्या अटैच कर दिया उसके साथ, लायबिलिटी अटैच कर दी। अगर इसके साथ हिंदू लॉ में देखो कोई मेंटेनेंस अलाउंस की बात हो जाती, किसी विडो को मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाना है, उस प्रॉपर्टी में से दिया जाना है, तो वो बात जैसे ही आप कह रहे हो मतलब उस प्रॉपर्टी के साथ जोड़ रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ एनेक्स्ड मतलब जोड़ना, क्या जोड़ना, दायित्व, कि अब ये जिम्मा किसका है, इस प्रॉपर्टी का जिम्मा है, यानी इस प्रॉपर्टी पे भार है। तो क्या ये प्रॉपर्टी के इस चार्ज को इसको हम ट्रांसफर कहेंगे, जो क्रिएट किया गया है, इसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे। वैसे तो इन जनरल जब आप आगे पढ़ोगे तो जो किराया इकट्ठा करना होता है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। अचल संपत्ति तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अपने आप में प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति, उसका जब रेंट लेते हैं हम तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, इमूवेबल में आ जाता है। ऐसे ही मॉर्गेज के अंदर भी कई सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सिर्फ अचल संपत्ति बल्कि उससे जुड़े हुए जो राइट्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो ये राइट ही एक तरीके का इस महिला का, तो ये जब इसे दिया गया तो क्या ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर नहीं है, ये प्रॉपर्टी के अंदर सेक्शन 5 में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बात आई समझ में, ये पांचों टर्म्स का मतलब समझ आया क्या क्या है। कोई भी सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए, देन वी विल गो अहेड। नो, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। जब सेक्शन 5 की बात आई ही है, हमने जाना ही है कि ट्रांसफर क्या होता है, तो हम ये भी जान लेते हैं अगला कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है और क्या क्या चीजें जरूरी होती है एक ट्रांसफर को वैलिड बनाने के लिए। तो नंबर 1, both the parties must be living persons। फर्स्ट पॉइंट है both the parties must be living persons। दोनों पक्षकारों का जीवित होना आवश्यक है। कौन सा सेक्शन कहता है ये बात, सेक्शन 5, ब्रैकेट में लिख लो, इसका अपवाद भी लिख लो यहीं पर। अजन्मे बालक को संपत्ति का अंतरण वैध माना गया है, अपवाद के रूप में एक्सेप्शन है इसका। इन एक्सेप्शनल केसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 and 14, 13 and 14 दोनों आएंगे यहाँ। Transfer to unborn child is a valid transfer। Transfer to unborn child is a valid transfer। नंबर 2 लिखिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, संपत्ति का अंतरण के समय विद्यमान होना आवश्यक है। और संपत्ति विधि के तहत अंतरणीय योग्य होनी चाहिए, अंतरणीय योग्य होनी चाहिए। एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, एंड द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, ये दोनों बातों में आप ब्रैकेट में लिखेंगे सेक्शन 6। दो अलग अलग बातें लिखी है, पहले यहाँ प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस लिखा है आपने, आपने पढ़ा था कि फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, केवल एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, वर्तमान में क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। ट्रांसफर भले आप अभी करो या लेटर ऑन करो, डजंट मैटर। दूसरी बात इसने क्या कहा,
प्रॉपर्टी अंतरणीय योग्य होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसे हम ट्रांसफर कर सकें। तो ऐसी कौन सी होती है जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं? यस। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने बात की जोधपुर में मेरे मामा जी क्या, तो मौसी जी मामा जी ये बोलते हैं बहुत अच्छी बढ़िया धूप निकल रही है यहाँ। मैंने कहा भेजो भेजो फटाफट ट्रांसफर करो, यहाँ का मौसम तो बिल्कुल खराब हो रहा है, आप वहां से मुझे धूप भेज दो। ट्रांसफर कर सकते हैं? मैम फर्स्ट पॉइंट हवा वापस रिपीट करना। धूप, हाँ। फर्स्ट पॉइंट में वापस रिपीट करना एक बार। क्या क्या कह रहे हैं आपकी वो? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैम। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट यस। हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में, हिंदी में। अच्छा लिखिए, संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य, संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होना आवश्यक है। हालांकि हालांकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 और 14 के अनुसार एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में, एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में कोई हित सृजित किया जा सकता है। अजन्मे बच्चे के हित में या व्यक्ति के हित में कोई हित सृजित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया, संपत्ति का अंतरण के समय विद्यमान होना आवश्यक है, मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ये बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ लिखिए, प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। अब कौन सी संपत्तियां ऐसी हैं जिसका हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस बात को यहाँ धारा 6 में आपको बताया गया है। सेक्शन 6 में हमें बताया गया है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका ट्रांसफर किया जा सकेगा, ये भी बताया गया है कि कौन से का नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जब सवाल आएगा तो आप एकदम से बिना देखे फटाफट क्लिक मत कर देना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और सेक्शन को भी ठीक से पढ़ो। सेक्शन में आपको ये भी बता रखा है कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती, तो दोनों चीजें यहाँ पे सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग आपको देखनी है। तीसरी बात लिखिए, ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, अंतरण करता सक्षम होना चाहिए, ये लिखेंगे धारा 7। अब ये सेक्शन 7 समझना है हमें कि सेक्शन 7 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रांसफर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो खुद संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अगर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या मैं आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ? मैं आपको क्या ट्रांसफर कर सकती हूँ? जिस संपत्ति का हक मेरे पास है ना? तो ट्रांसफर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, पहली बात, वो खुद ऑथोराइज्ड होना चाहिए, या फिर वो खुद ऑथोराइज नहीं है तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसने ऑथोराइज किया हो। सपोज आपकी प्रॉपर्टी, आपने मुझे ये हक दे दिया कि चलिए भाई आप मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, सो आई एम कॉम्पिटेंट, है ना? मुझे असाइन कर दिया, मैं एजेंट के रूप में, मुझे आपने अपने अधिकार दे दिए, तो मैं कर सकती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ वो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 11 एंड 12 की पार्टी मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ये एसेंशियल बातें यहाँ पर मिलेंगी। बात आई समझ में? अगली बात लिखिए, object of transfer must be lawful, अंतरण का प्रतिफल या उद्देश्य, अंतरण का प्रतिफल या उद्देश्य वैध होना चाहिए, वैध होना चाहिए। सेक्शन 6 में ही पढ़ेंगे आप ये बात। देखिए, अनलॉफुल अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर वो ट्रांसफर वैलिड ही नहीं है, ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अगली बात लिखिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अगला लिखिए, इफ द ट्रांसफर इज कंडीशनल, इफ द ट्रांसफर इज कंडीशनल then condition should not be void, then condition should not be void। यदि अंतरण शर्त युक्त है, यदि अंतरण शर्त युक्त है
तो शर्त शून्य नहीं होनी चाहिए, शर्त शून्य नहीं होनी चाहिए। सेक्शन है 25। देखिए पहला सवाल, क्या कंडीशनल ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज यस। यहाँ आप टीपी में पढ़ने वाले हैं, आगे सेक्शन 10 में पढ़ेंगे, इससे आगे भी और सेक्शंस में आप पढ़ेंगे कि कंडीशन लगा के हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती भी हो सकती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। इन सब टर्म्स का मतलब आप समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है ना, और आपके राइट्स के बारे में हम जानेंगे, प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि कंडीशनल ट्रांसफर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ हमें जो जो चीजें बता रखी है उसके अनुसार हम शर्त लगा के अंतरण कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन वॉइड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 25 में हमें वो शर्तें बता रखी हैं जो शून्य बना देती हैं अंतरण को, इम्पॉसिबल बना देती हैं। जैसे आपने कुछ चीजें वहां भी पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। असंभव नहीं होना चाहिए। कोई कहे आसमान से तारे तोड़ के ले आओ तो मैं आपको प्रॉपर्टी देती हूँ, तो कौन सी कंडीशन हो गई? वॉइड हो गई। पूरे जयपुर को 2 घंटे में पैदल चल के कवर करके दिखाओ, मरे हुए आदमी को जीवित करके दिखाओ, ये कौन से काम हो गए? असंभव। या इलीगल काम करने को कोई कहे तुम फला का मर्डर करे आओ, मैं तुमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हूँ, ये कौन सा हो गया? इलीगल हो गया। तो सेक्शन 25 में ये चीजें डील विद कर रखी है कि कौन सी कंडीशन हम नहीं लगा सकते, वो कंडीशंस वॉइड हो। लास्ट पॉइंट लिखिए, सेक्शन 9 है इसमें, अधिनियम द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं, अधिनियम द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं यदि कोई हो, जैसे लिखित होना, पंजीकरण करवाना या अनुप्रमाणित करवाना आदि की पूर्ति की जानी चाहिए। essential formalities or requisites according to act must be fulfilled as written attestation and registration. सेक्शन 9, देखिए सेक्शन 9 बड़े, रिटन अटेस्टेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब वैसे हमें आराम से कह दिया सेक्शन 9 ने कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप अपना जो ट्रांसफर करना चाहो वो ओरल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कि हमें रिटन करना ही जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करना ही जरूरी है, या अटेस्टेशन करवाना ही जरूरी है। मतलब अटेस्टेशन के लिए 2 सिग्नेचर्स होने चाहिए, गवाह होने चाहिए। अटेस्टेशन का डेफिनेशन अपन सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। तो वहां उन्होंने कहा कि वैसे हमने कोई औपचारिकताएं नहीं बताई, हमने कहा है कि कुछ चीजों का ट्रांसफर आप ओरल तरीके से भी कर सकते हो, लिखित होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जहां रिटन रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन मस्ट बताया गया है वहां हमें करना पड़ेगा। बात आई समझ में? ये सारी थी असेंशियल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू वैलिड ट्रांसफर। क्या क्या बातें तो हमें देखना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सेक्शंस यहाँ पर काम आएंगे, है ना। आज हम यहीं पे ओवर करते हैं आपकी क्लास। आज मुझे क्लास थोड़ा लेट मिल पाई, सर ने 4:30 ओवर किया था, लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा डिले नहीं करना चाहती हूँ, जैसा कि आपको शेड्यूल बताया गया, बिकॉज आई नो कि आपका डिस्टेंस है आगे का। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप लोगों को ये जो सेक्शंस मैंने नोट कराए हैं आज 9 तक का बैरेक्ट का रीडिंग सिर्फ नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ उसको देख के आना सरसरी तौर पे, ताकि जब अपन पढ़ें तो आपको एक नया नया सा नहीं लगे, एक बार लगे कि हाँ ये देखा भला है कहीं, है ना। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम यस प्लीज।